स्टूडेंट्स, हम आपके बीच आए हैं फ़र्स्ट टाइम एक आपके लिए लाइव और वीडियो लेक्चर लेकर के। अब तक जो आप हमसे पढ़ते आए हैं वो एक फ़िज़िकल लेक्चर था, क्लास के अंदर पढ़ते थे, रूबरू होकर सामने से पढ़ते थे। अभी आप जो पढ़ेंगे हमसे दूर होंगे बट स्टिल वही चीज़ पढ़ेंगे जो आप वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। आज जो हमारा पहला लेक्चर हमने सोचा है वो ये सोचा है कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स का पढ़ाया जाए। वो इसलिए क्योंकि 10वीं क्लास में अगर फ़िज़िक्स की बात करो तो फ़िज़िक्स में सबसे कह लो कि ये सबसे मुश्किल चैप्टर है, जिनको जो थोड़े लॉजिकल नहीं है और जो लॉजिकल है उनके लिए बहुत आसान चैप्टर है। एनीवेज़ आप लॉजिकल हों या नहीं हों, ये बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाएंगे, सारी बातें आपको समझ आएंगी। और किसी भी तरीके किसी को कोई क्वेरी होगा, डाउट होगा तो आप मुझसे कोई पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आपको जनरली पढ़ाया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक बहुत पहले आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड ब्रांच जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, which deals with the charges at rest. And current electricity is the branch of electricity which deals with the charges in motion. Static electricity charges at rest, current electricity charges in motion. See, static electricity is defined by charges at rest and current electricity defined by charges in motion. Charges in motion. See, दोनों ही टर्म के अंदर अगर आप कॉमन देखो, सिमिलैरिटी देखो तो दोनों ही टर्म में क्या नाम में सिमिलैरिटी है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी है। और दोनों के डेफिनेशन में क्या कॉमन है? यहाँ पे चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी refers to charge. Current electricity means charges in motion and electricity refers to charge. It means electricity cannot be defined by charges, flow of charge. Electricity cannot be defined by flow of charge, but it can be defined by the presence of charge. Electricity means presence of charge. Electricity means presence of charge. Electricity does not mean the flow of charge, it means presence of charge. Where there is electricity, where there is charge, there is electricity. If the charge is at rest, that would be static electricity. If the charge is in motion, that would be current electricity. It means static means rest and current means movement or motion. This is the definition for electricity. Electricity means the presence of charge. कहीं भी चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। वो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो that will be called as static electricity. If the same charges start moving, that would be called as current electricity. आज जो हमको आज की क्लास में पढ़ना है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब तक भी हम एक ब्रीफली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया हमारे पास नहीं हो, तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस इन मोशन। चार्ज का जिक्र बार बार है तो व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज? ये चार्ज जो बार बार आ रहा है, ये चार्ज का मतलब क्या होता है?
चार्ज को समझने के लिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चार्ज 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 क्या है? द टॉपिक व्हाट चार्ज इज। सी, चार्ज एक वो चीज़ है विच अराइजेज व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक सिंपल से अगर आपको इलस्ट्रेशन दिखाएं तो आप जानते हो कि जब भी जैसे अपने हाथों का आप रब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। क्यों होता है? वी डोंट नो, राइट? हमें नहीं पता क्यों होता है। मैं समझाता हूँ क्यों होता है। किसी भी दो बॉडी को जब आप रब करते हो, किसी भी दो सरफेस को, वेदर इंसुलेटर हो, कंडक्टर हो, कुछ भी हो, किसी भी दो बॉडी को जब आप रब करोगे तो क्या होता है कि सरफेस, एक बॉडी का सरफेस दूसरे बॉडी के सरफेस से कोलाइड करता है। एक्चुअली इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अगर थोड़ा और डीप जाके देखना चाहोगे तो आप ये समझोगे कि सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं वो इस सरफेस के एटम से कोलाइड करते हैं, बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अच्छा, एटम के भीतर भी जाओगे तो एटम के भीतर सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैसे होता है वो समझो। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सरफेस है, इसका एक एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इन दोनों सरफेस को रब करोगे, इन दोनों सरफेस को रब करोगे, इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस एक दूसरे से बॉन्डेड है। कैसे बॉन्डेड है? एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स से बॉन्डेड है। ये एक फोर्स से बॉन्डेड है। एक फोर्स लगाता है न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और यहाँ भी एक फोर्स लगाता है न्यूक्लियस हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। अब जिस एटम के भीतर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, जिसकी ज़्यादा होगी वो स्ट्रांगली बॉन्डेड कहा जाएगा, जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जब दोनों को आप रब करोगे तो जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मान लो ये बॉडी ए था, बॉडी बी था, इसका फोर्स है एफ ए और इसका फोर्स है एफ बी। इफ़ आई से इज एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, देन व्हाट विल हैपन? अगर ये इसका फोर्स ज़्यादा है, जब आप रब करोगे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है ए की और बी की कम है, तो ए जो है वो बी के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। इट इज़ लाइक दैट कि दो आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो मजबूत होगा वो कमज़ोर वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दिस, राइट? तो उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन मजबूती से बॉन्डेड होगा वो कमज़ोर वाले को अपने सरफेस के अंदर ले लेगा, उसको उसके सरफेस से निकाल लेगा। When this happens, जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कहते हैं द बॉडी गेट्स चार्ज्ड। ऐसा नहीं हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन इससे निकल के आया तो सिर्फ यही चार्ज हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकला बॉडी बी से तो ये भी चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हुआ। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी द चार्ज पार्टिकल्स, सॉरी, और किसी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है तो देयर इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर्ड, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, वैसे सूरत में एक बॉडी की चार्ज बढ़ जाएगी, एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो मतलब कि उसके पास नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा मतलब कि उसके पास नेगेटिव चार्ज की संख्या घटा तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो दोनों बॉडी गेट्स चार्ज्ड। सो व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन अ चार्ज? ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। लेट मी रब द बोर्ड। ओके, सो चार्ज का डेफिनेशन लिखिए बच्चों। द फिजिकल एंटाइटी
or quantity which arises due to deficiency or excess of electrons. The physical entity which arises due to deficiency or excess of electrons called as चार्ज। तो चार्ज क्या है? एक वो फिजिकल क्वांटिटी, एक वो फिजिकल इंटाइटी जो कब अराइज होता है, कब किसी बॉडी पे आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो सूरतों में बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ठीक बात है बेटा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इसका जो उदाहरण आपको दें बहुत सिंपल सी भाषा में समझने के लिए, कि आप क्लास 9th में आयंस के बारे में पढ़े होंगे। आयंस क्या था कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो बॉडी के ऊपर आयन आता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आयन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव आयन आता है। ठीक बात है। वैसे ही कॉन्सेप्ट, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग जो है वो सेम चार्ज की है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिलेट करना चाहूँ चार्ज को आयन से, तो आयन्स का फॉर्मेशन जो होता है बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र दो सूरतों में होता है बेटा, दो तरीके से होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बनता है आपका पॉजिटिव आयन यानी कि कटायन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बनता है आपका नेगेटिव आयन यानी कि अनायन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन से 11 एटॉमिक नंबर है, यानी कि 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तब क्या होगा बच्चे? तब ये होगा कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और प्रोटॉन्स तो स्टिल 11 ही थे। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या स्टार्टिंग में 11 थी क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 था, प्रोटॉन भी 11, राइट। तो आपने क्या देखा बेटा कि इनिशियली इट वाज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स, बट ऑन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज़ हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो किसकी संख्या ज़्यादा है? प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी बॉडी के ऊपर वही आयन आता है, यानी कि सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा क्योंकि एक प्लस चार्ज माइनस से ज़्यादा है। द सेम थिंग हैपन्स विद द चार्ज। If electrons is lost by the body will get positive charge, and if the electron is gained by the body will become negative charge. Okay, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो हमें क्या समझ आया कि जो चार्ज है बेटा वो एक आयन की तरह है। अंडरस्टैंडिंग समझा रहे हैं आपको। जिस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है वैसे ही चार्ज का फॉर्मेशन भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे वहाँ पे पॉजिटिव आयन बना था, हमने देखा सोडियम के एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नेगेटिव आयन बनेगा जैसे क्लोरीन के केस में होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मज़ा आया। अच्छा देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है
वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन is negative charge, proton is positive charge and neutron is electrically neutral. Somebody says neutron is having no charge. It is wrong. न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, ये कहना गलत है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्जेस होते हैं, बराबर मात्रा में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है सर, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है क्लास 9 के अंदर कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज की यूनिट क्या होती है, इट इज कूलम, COULOMB, इसको C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं बेटा। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है सर, प्रोटॉन पे चार्ज है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट ओनली नेचर इज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। चार्ज सर जो स्केलर क्वांटिटी है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया बेटे। चार्जेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है, बहुत पहले से आप जानते आए हो, सीखते आए हो, समझते आए हो कि जो लाइक चार्जेस होती हैं वो लाइक चार्जेस बोले तो सेम साइन के चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। लाइक चार्जेस मतलब कि सेम साइन के चार्जेस, अनलाइक चार्जेस बोले तो डिफरेंट साइन ऑफ चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव विल बी अनलाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, इसके बाद लाइक अगर मेरे पास एक बॉडी है, एक चार्ज है Q, वो प्लस में चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और एक और चार्ज है Q, ये भी प्लस में है। तो क्योंकि सेम साइन के चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर फेंकते हैं, दूर ले जाते हैं, दूर फेंकते हैं, रिपेल ईच अदर। यानी कि ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाली बॉडी इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाली बॉडी इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, अगर ये माइनस माइनस होता तो क्या तब भी ऐसा होता? जी सर, तब भी ऐसा ही होता, तब भी यही होता कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हुए होते। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बेटा मेरे पास Q प्लस होता और Q माइनस होता, यानी Q इज द डेनोशन फॉर चार्ज, Q is the denotation for charge. Charge on any body is positive, charge on any body is negative. If the two bodies come together, तो क्या होगा बेटा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको इधर अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये Q प्लस जो है वो Q माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, Q माइनस Q प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। दिस विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर सर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तब भी क्या ऐसा होता? हाँ सर, तब भी यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तब भी ऐसा ही होता। यानी कि whenever there are opposite charges, they will attract each other. Whenever there are the same sign charges or the like charges, they will repel each other. This is very very good property of charge. अगर ऐसा है तो ऐसा होने से चार्जेस के बहुत सारी चार्जेस की फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती हैं, फर्दर लॉज आते हैं इसी के बेस पे, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर पे। आगे लॉज अभी आपको पढ़ना नहीं है, आप 12th क्लास में सीखो, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। अच्छा, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं बेटा हम लोग।
जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है बेटा वो है चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है जिसमें 3 चार्जेस हैं, +5 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, राइट। और मेरे पास सेम बॉडी के अंदर इफ़ आई डू सम चेंजेस, इफ this becomes 3 कूलम चार्ज, प्लस में this becomes -4 coulomb of charge, and this is Q. So can we find that Q? So what do we need to do? that कि charges conserve है, मतलब कि ये इनका सम, ये इनका सम बराबर। कंजर्व का मतलब क्या? आपने पढ़ा होगा पीछे क्लास 9th में चार्जेस मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम आर कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी इज कंजर्व्ड। आपने क्लास 9th में पढ़ा कि किसी बॉडी को, अगर किसी बॉल को आप ड्रॉप करते हो तो इसकी यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, जो बीच में पोटेंशियल काइनेटिक होगी और जो ग्राउंड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी, वो तीनों बराबर होंगे। एनर्जी इज कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व सीखोगे। एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, एक खड़ी हुई गाड़ी को धक्का लगाती है, टक्कर मारती है, तो खड़ी हुई गाड़ी भी थोड़ी चलने लगती है और जो चलती हुई आ रही है तो वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम इसका और खड़ी हुई गाड़ी का, दोनों का जोड़ दो। इनिशियल मोमेंटम और टकराने के बाद, कोलिजन के बाद दोनों के मोमेंटम को जोड़ दो, यू विल गेट इक्वल वैल्यू, यानी कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। द सेम थिंग हैपेंस इफ अ बॉडी, इफ अ सिस्टम कंटेन्स 3 bodies, चार्ज बॉडीज हैविंग चार्जेस +5 कूलम, -2 कूलम and +3 coulomb, and if some changes being observed, that is +5 becomes +3, -2 becomes -4, and the what do we need to find the third charge। ये कुछ ऐसा ही है कि एक क्लासरूम के अंदर मान लो 3 बच्चे बैठे हैं, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 50 रुपये और एक के पास 20 रुपये हैं। क्लासरूम के बाहर के व्यक्ति को क्या पता कि इस क्लासरूम के अंदर कितने पैसे हैं? एक के पास 100, दूसरे के पास 50, तीसरे के पास 20, इन टोटल 170 रुपीज़ हैं, राइट। अब क्या किया हमने? कुछ चेंजेस किए। जो मेरे पास 100 रुपये थे आपको मैंने दे दिए, मेरे पास 0 हो गया, और आपके पास दूसरे के पास 150 हो गया, तीसरे के पास 20 है। स्टिल बाहर वाले व्यक्ति के लिए 170 रुपीज़ ही है, लेकिन भीतर वाले व्यक्ति के लिए चार्जेस की वैल्यू, यानी कि पैसे की वैल्यू बदल गई, मनी की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर लिया। वैसे ही अंदर भीतर चार्जेस की वैल्यू हर बॉडी पे बदल गई, लेकिन टोटल सिस्टम की जो चार्ज है वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। यानी व्हाट डू वी नीड टू डू? इफ़ यू नीड टू फाइंड Q, +5 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम को इक्वल कर दो, +3 कूलम, -4 कूलम और +Q से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q। देखो +3 कट गया, -4 और +5, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? +5 और +4, दिस Q विल बी, आप -4 को इधर लेकर आओगे तो क्या होगा? 5 + 4 दैट विल बी 9 कूलम। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 9 कूलम। ये इक्वल है, इट मीन्स चार्जेस आर कंजर्व्ड। ओके, तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज हम पढ़े। चार्ज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को अलग से हम वीडियो के अंदर, दूसरे वीडियो में देखेंगे, उसको अलग से हम टॉपिक बना के पढ़ेंगे। दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। अभी फ़िलहाल मेथड्स के बारे में देखते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, कोई अनचार्ज बॉडी है, एंड इफ़ यू नीड टू चार्ज दैट बॉडी, what can be various methods of charging that body? You know, there are 3 general method of charging. The first is charging by friction. The second method is charging by
कंडक्शन, आपको मैंने फ्रिक्शन वाला दिखाया पीछे, बॉडी को रब करके। चार्जिंग बाय कंडक्शन ये समझो जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, आपका फ़ोन डिस्चार्ज है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज आपके फ़ोन में गया, आपका फ़ोन चार्ज हो गया, दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। द थर्ड मेथड इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बॉडीज़ को रब करते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम दोनों बॉडीज़ को टच कराते हैं, और चार्जिंग बाय इंडक्शन में बिना टच के, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, द चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट टच। These are the three common methods of charging. इसके बाद हमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक कि आप मुझसे पर्सनली कभी भी पूछ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और कहीं भी पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग।